आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्यूडो फोर्स। कई क्वेश्चन में हमने प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कई क्वेश्चन में हम लोगों ने स्यूडो फोर्स का यूज किया हुआ है, बट आज हम अलग से स्यूडो फोर्स ही डिफाइन कर रहे हैं। स्यूडो फोर्स हमने इससे पहले बताया था कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। स्यूडो फोर्स होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब एक्सेलरेशन के फ्रेम से मास ऑफ बॉडी के मास में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्यूडो फोर्स होता है। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब जो एक्सेलरेशन फ्रेम जो हमारा फ्रेम होगा, फ्रेम का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में इसका स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन आएगा। तो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसमें। तो स्यूडो फोर्स पढ़ने से पहले हमें आना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें, मोशन में, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन में या मोशन इन टू डायमेंशन में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से हम देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो टाइप का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबको पता है। फर्स्ट होता है इनर्शियल फ्रेम, एंड सेकेंड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम होता है जहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या तो कांस्टेंट या और क्या हो सकता है, वेलोसिटी जीरो। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई वेलोसिटी में। यहाँ पर क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ये नॉट जीरो होगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे बी कांस्टेंट एंड मे बी वेरिएबल, मे बी कांस्टेंट एंड मे बी वेरिएबल। तो हमारे पास जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसको हमें टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या है, जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या वेलोसिटी जीरो है, तभी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, वो होगा कि जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो ना हो, मतलब या तो आपका प्लस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, तो वो कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। वहाँ पर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दो टाइप के हो सकते हैं, मे बी कांस्टेंट मे बी वेरिएबल, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अच्छा एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है बट उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाता है तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। जब हम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हों विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हों विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, वो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट वहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, और वहाँ पर जो हमारा फ्रेम होगा वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल, क्योंकि वहाँ पर एक बाहर को क्या लग रहा है, मतलब जैसे ऐसे ऐसे मान लो मूव कर रहे हैं तो एक बाहर की साइड में क्या लगता है, mv²/r एक्सेलरेशन, वहाँ एक्सेलरेशन आ जाता है, इसलिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो ये पॉइंट सबको याद रखना है कि अगर सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं, कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वो कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने नोट कर दिया है, नोट, ठीक है, नोट rotating frame of reference is non-inertial frame of reference because it is an acceleration mv²/r। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई है, ये v =
कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। ये तो ये क्या है, रोटेट कर रहा है या सीधे जा रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम। बट अगर कहीं पर ऐसे एक सर्किल में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, ये सर्किल, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, b इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है। मतलब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल में सर्किल में घूम रहा हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बाहर को क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगता है mv स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जबकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो ये क्या था, इनर्शियल फ्रेम। तो ये याद रखना है कि आपका सर्कुलर मोशन जो होगा वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। और यहाँ पर देखिए ए बी या तो कांस्टेंट हो सकता है या जीरो। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब इसी में अगर क्या आ जाए, ये चलने लगा, इसका एक्सेलरेशन हो गया a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल। तो ये है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो वेलोसिटी, ये a मीटर पर सेकेंड मतलब एक्सेलरेशन आ गया। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड ये भी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे थे स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम एंड सेकंड को नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम क्या है, जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो बी क्या होगा, वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी जीरो। तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ए इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में, या निगेटिव अपोजिट टू वेलोसिटी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल। तो एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है, दोनों टाइप में ही नॉन इनर्शियल ही बोलेंगे। यहाँ पर देखिए नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज एन एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाई आर। तो एक ही ऐसा इस टाइप का मतलब आपका सिस्टम होगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, बट वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वो कौन सा होगा, सर्किल। यहाँ पर जैसे देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विथ वेलोसिटी b इक्वल टू कांस्टेंट और वेलोसिटी b इक्वल टू जीरो। तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। इसी में अगर हम इसको a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा दें तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। बट यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट था, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी यहाँ भी कांस्टेंट है, ये सर्किल में मूव कर रहा है, बट इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ। तो ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर इनर्शियल फ्रेम वो होगा जहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होगा जहाँ पर एक्सेलरेशन नॉट जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन नॉट जीरो होगा तो वो दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में हो, या वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो तो रिटार्डेशन होगा, बट वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। एंड एक्सेलरेशन किस टाइप का हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। तो दोनों केस में ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। और हमने बताया एक ही केस ऐसा है जो सर्किल में मूव करता है, वहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाता है, बट वो क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक एक्सेलरेशन आ जाता है बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्यूडो फोर्स। तो कोई भी फोर्स होता है तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 3 पॉइंट मैटर करता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट क्या मैटर करता है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड,
एंड डायरेक्शन, एंड थर्ड पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, किसी भी फोर्स के लिए 3 पॉइंट हमें पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अभी हम टाइम के साथ देखेंगे, आपको पता चलता जाएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सिस्टम है, बस है, मान लो ये बस में सबने सफ़र किया होगा, तो यहाँ पर देखो एक पेंडुलम यहाँ पर लटका हुआ है, या आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हो जो आप बस में ऊपर पकड़ ऐसे पकड़ के रखते हो। ठीक है, तो मान लो इसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है, अभी क्या है b = 0, तो ये पेंडुलम कैसा है, सीधा। ठीक है, एंड b = मान लो हो गया 2 मीटर या 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसमें भी ये सीधा रहेगा। बट अगर इसमें एक्सेलरेशन आ जाए, जैसे तुम लोगों ने फील किया होगा बस में, कि अगर बस में जब बैठते हो, अगर तुम ऐसे बस में खड़े हो, कहीं पकड़े या कहीं पे आपने पकड़ नहीं रखा है, तो जब बस को अगर एक्सेलरेट करता है, मतलब तेजी से वेलोसिटी बढ़ाता है, तो आप क्या करोगे, पीछे की तरफ झुक जाते हो या पीछे की तरफ गिर भी सकते हो अगर आप बहुत तेज से एक्सेलरेशन बढ़ाया जाए। ठीक है, सबने फील किया होगा, ज़्यादातर सिटी बस वाले ऐसा चलाते हैं, ब्रेक लगाते रहते हैं, एक्सेलरेट करते रहते हैं। और तो जब देखो आपका बस ने जब बहुत तेज स्पीड बढ़ाया आगे की तरफ, तो आप किधर गिरे, मतलब आप किधर झुके या गिरे, पीछे की तरफ। जैसे मान लो यहाँ पर कोई खड़ा था, ऐसे ये ऐसे कोई खड़ा था, तो अगर बस बहुत तेजी से आगे एक्सेलरेट हो रही है, ए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें a मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब बस आगे बढ़ा, तो आप क्या करते हो, पीछे झुक जाते हो या पीछे गिर जाते हो, मतलब आप पर फोर्स क्या लगा, पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा, और आप पर कितना, आपको कोई टच नहीं कर रहा है बट आप पे फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। आपको कोई टच नहीं कर रहा है बट आप पे फोर्स लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स कितना लगा आप पर, वो होता है आपका मास, अगर m है तो मास m इंटू जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है उतना आपके पास स्यूडो फोर्स लगेगा, और उसका डायरेक्शन अपोजिट टू इस एक्सेलरेशन के होगा, बस के एक्सेलरेशन के। तो पहला क्या आ गया हमारे पास, आ गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या आ गया, मास ऑफ बॉडी, जिस भी बॉडी पर हमें स्यूडो फोर्स देखना हो, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि नॉन इनर्शियल में ही आएगा, इनर्शियल में आएगा ही नहीं। एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर फिर से आप इसको फील कर सकते हो, अगर ए से आगे बढ़ा तो आप पर आपको कोई टच नहीं कर रहा है बट आप पर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, आप ऐसे झुक जाओगे या आप पीछे गिर भी सकते हो अगर बहुत तेजी से बढ़ाया गया, तो एक आप पर फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स। वो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जिस फ्रेम से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, उसके और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द फ्रेम एक्सेलरेशन, मतलब फ्रेम का एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे। ऐसे अगर ये ब्रेक लगाता है तो अब ये क्या कर रहा है, रिटार्ड, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बट जब ब्रेक लगाएगा तो इस पर एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब रिटार्डेशन लगेगा। तो जब डायरेक्शन पीछे को हो जाएगा, जब क्या लगाएगा, ब्रेक, तो जब ब्रेक लगाता है तो आप क्या करते हो, आगे की तरफ गिरते हो या आगे की तरफ झुक जाते हो, तो उस पर आपको अब रिटार्डेशन क्या हो गया, अगर ये ब्रेक लगाता है तो ए किधर लगेगा, ए बी लिख दिया, मतलब जब ब्रेक लगा रहा है तो ए इधर आ गया। अब आप पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और आप
पर वो फोर्स क्या होगा, m इंटू ए बी, और यहां पर क्या फोर्स लग रहा था, एम ए। ठीक है, यहां पर देखो m इंटू ए क्या हो गया, जब आपने ब्रेक लगाया और उस ब्रेक लगाने का रिटार्डेशन क्या है, ए बी, तो ए बी इंटू एम कर दिया और डायरेक्शन इसका अपोजिट कर दिया। इस डायरेक्शन में आप पर स्यूडो फोर्स लगा एम ए बी, बट जब आप एक्सेलरेट कर रहे थे, मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहे थे ए से, तो आप पर क्या लग रहा था, एम ए, और वो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा था। तो ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड अब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन, मतलब इसका एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट। तो यहाँ दो कंडीशन लेके हमने बता दिया, ये दोनों सब फील भी कर सकते हो, एक जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं और एक जब हम ब्रेक लगा रहे हैं। ये रेड वाला जो हमने लिखा है ये ब्रेक वाला है, ये जो ब्लैक से लिखा है ये एक्सेलरेट वाला है। ठीक है, ये दो पॉइंट सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेके हम बात करें, एंड एक पॉइंट इसमें और था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का अभी यहाँ पर कोई हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये इसको हम मानेंगे, ये कहाँ पर लिख रहा है, लग रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसका भी जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा ये मान के चल रहे हैं, वहाँ पर स्यूडो फोर्स टोटल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लोगों को सबको स्यूडो फोर्स का फील आ रहा होगा कि स्यूडो फोर्स क्या है, किस टाइप से लगता है, बिना टच किए हुए लगता है, और किस में लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। बट अगर यही बस जब आपको तेजी से चलने लगता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आप बिना कुछ पकड़े हुए आप खड़े रह सकते हो, आप पर कोई फोर्स नहीं लगता है। मतलब जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया तो स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा है। बट अगर वेलोसिटी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा होगा या रिटार्डेशन आ रहा होगा, तो आप पर एक फोर्स लगेगा जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं, जिसको हमने अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब इस पर एक क्वेश्चन लेके हम देखते हैं। मान लो ये कोई बस है या ट्रक है, ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और यहां पर एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है जो एम मास का है। ठीक है, और एक यहां पर खड़ा है एक आदमी, और एक यहां ग्राउंड पर खड़ा है। ठीक है, एक ग्राउंड पर खड़ा है ए, और यहां पर खड़ा है बी। ठीक है, अब दोनों के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है यहाँ पर। तो देखो, अगर ए के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ऐसे बनेगा हमारा, ये हो गया एम मास, और इस पर एक एम जी लग रहा है, ऊपर को एन लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए। तो ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। अब देखो, ये वाला क्या देख रहा है, ये वाला देख रहा है कि इसको मूव कौन करा रहा है, ये पूरा फ्रेम मूव करा रहा है। तो ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इसका मतलब ये बॉडी जो है ये भी ए एक्सेलरेशन से, ये मास जो ब्लॉक रखा हुआ है ये भी ए से आगे जा रहा है। बट उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये प्लेन फोर्स लगा रहा है। तो ये इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आगे को लगा रहा है, और उसी से इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है ए। तो इसने ये देखा कि यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है एन, और एन ही इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इसने इक्वेशन लिख दिया एन इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसने इक्वेशन क्या लिख दिया, एन इक्वल टू एम ए। ये इसने इक्वेशन लिख दिया जो ग्राउंड से देख रहा था, मतलब किस फ्रेम में था, ये इनर्शियल फ्रेम में था, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। अब नॉन इनर्शियल वाले से बात करते हैं, तो नॉन इनर्शियल वाले से बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पर देखो, फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू बी जब हम देखेंगे, तो ये क्या देखेगा, एक तो ये देखेगा कि एम जी लग रहा है और एन लग रहा है, जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, एम जी और एन ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। और ये क्या देखेगा कि इस पर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसको पता है कि हम ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो इसको क्या लगेगा कि इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और उस स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द बॉडी। और स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, डायरेक्शन तो इस वाले एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा, तो एक्सेलरेशन इधर, तो डायरेक्शन इधर आ गया।
और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। तो मास ऑफ बॉडी m, ये वाला m इंटू a, इतना लगेगा। बट इसमें भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको कौन बैलेंस करेगा, n बैलेंस करेगा। जो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा तो ये देखेगा कि इसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो n बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से भी ये लिखेगा n इक्वल टू एम ए, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसने लिखा n इक्वल टू एम ए। बट इसने क्या देखा, इसने देखा मूवमेंट हो रहा है, बट फोर्स कितना लग रहा है, n फोर्स लग रहा है, उसी से मूवमेंट हो रहा है, तो उसने वैसे क्वेश्चन लिखा कि n इक्वल टू एम ए। तो इस टाइप से आप किसी भी फ्रेम से देखोगे तो इक्वेशन सेम आएगा। और यहाँ पर देखो जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए उन्होंने बोला था, F इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन साहब ने बोला था कि ये हमारा जो फार्मूला है नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लग सकता है। किस फ्रेम में लग सकता है, इनर्शियल फ्रेम में। अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये फार्मूला लगाना है तो आपको एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। अगर आपको किस में लगाना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा, तब ये फार्मूला वैलिड होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे थे तो यहाँ से हमें ये दिख रहा था कि यही इस पर फोर्स लगा रहा है और इसी से ए से आगे जा रहा है, तो यहाँ से हमने लिख दिया n इक्वल टू एम ए। बट यहाँ पर अगर ये किस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये क्या किस में था, इनर्शियल फ्रेम में, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये क्या देखेगा, ये तो देखेगा कि अगर ये देखेगा कि ये रेस्ट पर है, बट इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इस पर फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो इस पर फोर्स ये कैसे लगाएगा कि इस पर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है और अपोजिट टू द फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स आ गया एम ए। और मूवमेंट ये अगर रेस्ट में देख रहा है तो इसका मतलब क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या था, मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पर ये रेस्ट में है बट मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो इस पर स्यूडो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के, तो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल कर दिया। इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं हो रहा है बट इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है तो स्यूडो फोर्स नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से दे रहे हैं तो हमें स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, तभी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए लगेगा। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप स्यूडो फोर्स नहीं लोगे तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं लिफ्ट वाले। तो ये देखो, ये लिफ्ट है, यहाँ एम मॉस इससे हैंग किया गया है और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसमें टेंशन बताना है। ये सब मैंने एक लाइन में क्वेश्चन ये सब करवाया हुआ है, एक लाइन में हो जाता है, बट आपको अभी स्यूडो फोर्स सिखाना है तो इसलिए मैं इसको दूसरे टाइप से भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये एक यहाँ पर एक आदमी ये खड़ा है वही बी, और एक आदमी यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है ए। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ए क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, ए रेस्ट में है, तो ये कौन सा हो गया, इनर्शियल फ्रेम। तो पहले इनर्शियल फ्रेम में देखते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ये हो गया मास, इस पर एक फोर्स ऊपर क्या लग रहा है, टी टेंशन, नीचे क्या लग रहा है, mg। तो ये क्या देखेगा कि इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये क्या इक्वेशन लिखेगा, ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब t बड़ा है, तो ये इक्वेशन लिखेगा t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, मतलब टोटल फोर्स इस पर देखेगा और इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर को है तो उसका एक्सेलरेशन लिख देगा। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आएगा, एम जी प्लस एम ए, मतलब t इक्वल टू एम जी प्लस ए, ऐसे आ गया। अब विथ रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे देखेंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी देखने के लिए हमको इसके अंदर से ही देखना पड़ेगा, तो पूरा लिफ्ट ही बना लेते हैं। ये हो गया, ये मॉस यहाँ पर हैंग कर रहा है एम, तो ये जो ये वाला पर्सन है बी, ये क्या देखेगा, इसको ये पता है कि ये लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगा एम जी, ऊपर टेंशन लगा टी,
और ये क्या महसूस करेगा कि जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक नीचे को स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। नीचे को स्यूडो फोर्स मतलब इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर है तो इसके अपोजिट में एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma, और इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में होगा तो फोर्स इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या लिख लेगा, T इक्वल टू mg प्लस ma, मतलब T इक्वल टू g प्लस a। तो दोनों के अकॉर्डिंग देखो टेंशन सेम ही आ रहा है, आना भी सेम चाहिए। तो ये हमने किस में किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये इनर्शियल फ्रेम से किया, मतलब एक ग्राउंड फ्रेम से किया, एक लिफ्ट फ्रेम से किया, तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है। बट इसको हमने कैसे बताया था, अभी जो हमने प्रीवियस टर्म पे जो हमने क्वेश्चन कराया उसमें हमने कैसे बताया था कि इसको आप ऐसे भी कर सकते, ओरल भी कर सकते हो। ओरल कैसे करोगे, जी इस पर क्या लग रहा है एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट होके जुड़ जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब ये अपोजिट होके जुड़ेगा, मतलब ये इसका डायरेक्शन आप नीचे को करके जोड़ दोगे, तो नीचे के करके जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जी प्लस ए, तो टेंशन क्या हो जाएगा, एम जी, वैसे टेंशन होता है बट अब क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए। तो एक लाइन में ऐसे ही आ गया, बट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हमें दो बार ऐसे बताना पड़ा। फ्री बॉडी डायग्राम दो बार हमने बनाया, एक बार हमने इनर्शियल फ्रेम से किया, एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया। बट अगर इसको हमने कैसे बताया था कि आप इसका इफेक्टिव जी निकाल लो, अगर जी से ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव जी क्या हो गया, जी प्लस जी, तो टेंशन क्या हो गया, एम जी प्लस ये। यहाँ से एक बार फिर से समझा देते हैं कैसे हमने बताया था कि ये मान लो लिफ्ट था, ये ए से ऊपर जा रहा था, ए से, तो अगर ये रुका होता, मतलब ए से ऊपर ना जा रहा होता, तो यहाँ पर टेंशन क्या रहता, एम जी, मतलब टी इक्वल टू एम जी। अब ये ए से ऊपर जा रहा है तो इसको हम ये मान ले रहे हैं कि ये ए से ऊपर नहीं जा रहा है, इसको हम इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो जी नीचे, अब इसको हम रेस्ट पर कर दिए, रेस्ट, तो ए जो था वो कहाँ हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें, जी में, तो ये प्लस हो गया जी नीचे को, ठीक है। जब हमने क्या कर दिया उसको रेस्ट पर, तो अब नया टेंशन क्या आ जाएगा, नया टेंशन T इक्वल टू एम और जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी प्लस ए, जी प्लस ए। तो आप इसको एक लाइन में बता सकते हो, नया टेंशन T एम जी प्लस ए। अगर ये ए से नीचे आ रहा होता तो क्या हो जाता, जी माइनस ए, ये सब मैं बता चुका हूँ। ए से उधर जा रहा होता, अगर यही लिफ्ट ए से इधर जा रही है, ए से हम मान ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जा रही है, अब इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए से इधर जा रहा है, जी इधर है, तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट मतलब उधर नहीं इधर हो जाएगा, ये अपोजिट होके ऐड होगा, ऐसे ऐड होगा, जी नीचे और ये इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर करके ऐड करेंगे, तो ये तो रिजल्टेंट कहीं जी इफेक्टिव इधर आएगा और ये इस डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, और टेंशन क्या होगा, टी इक्वल टू एम जी इफेक्टिव, मतलब रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसको भी ये सब अच्छे से देखना होगा तो ये आप प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, प्रीवियस लेक्चर में ये सब हो चुका है, बट यहाँ हमें पढ़ाना मेन मोटिव क्या था, स्यूडो फोर्स। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा सा, इससे और अच्छा थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो एक मॉस था, एक ब्लॉक था 2 kg का, इस पर मान लो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और एक ये ग्राउंड फ्रेम में है या इनर्शियल फ्रेम में रेस्ट में है, ये देख रहा है, ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, मैन ऑफ 1। तो ये इसको देख रहा है, तो ये इसका एक्सेलरेशन क्या देखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ, ये ब्लॉक है तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 1 20/2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस में था, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेशन है, बट ये इनर्शियल फ्रेम में है। अब यहाँ पर देखो एक कोई ऐसे ही आ गया गाड़ी लेके, और इसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर एक, इसको हमने 2 बोल दिया, एक आदमी यहाँ पर बैठा है, तो ये इसको क्या देखेगा, ये इसको किस टाइप से देखेगा,
तो इसमें देखो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू टू के रिस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कि टू क्या देखेगा इसको। तो यहाँ पर देखो ये 2 kg का ब्लॉक बना लिए, ये 2 kg, तो ये देखेगा एक फोर्स तो लग ही रहा है इधर 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, बट ये क्या देखेगा कि इस पर एक सूडो फोर्स भी लग रहा है। और सूडो फोर्स क्या लगेगा, जिस फ्रेम से देख रहा है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन इनटू इसका मास, और डायरेक्शन क्या होगा इस फ्रेम के अपोजिट। तो इस पर सूडो फोर्स इसने क्या देखा, इसने देखा कि इस पर सूडो फोर्स कितना लग रहा है, इसका मतलब मास ऑफ बॉडी 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इस फ्रेम जिससे देख रहा है 6, तो इधर इतना सूडो फोर्स लग रहा है। तो इसने क्या इक्वेशन लिखा, इसने इक्वेशन लिखा 20 माइनस 12 6 इंटू 2 12 इक्वल टू इस ब्लॉक का मास मतलब 2 kg, ब्लॉक का मास मतलब 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 2, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये देखा इसने। तो यहाँ से आ गया ए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देख रहा है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। तो अगर ऐसे निकालेंगे, ऐसे मतलब यहाँ पर हमने सूडो फोर्स से निकाला, बट अगर ऐसे देखो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर वाला चल रहा है, 6 से ये चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितने से चल रहा है 4 से चल रहा है। तो यहाँ से देखिए हमने सूडो फोर्स की हेल्प से यहाँ पर निकाला, तो क्या आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 2, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 2 4 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर हम ऐसे नॉर्मली निकालते तो भी वही सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, यहाँ से लिख रहे हैं इक्वल टू 10। अब इसका एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ 2, इसको हम 2 मान रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर दोनों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया ए ऑफ बी माइनस ए ऑफ 2 इक्वल टू 4। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा था एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू 2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सूडो फोर्स से। यहाँ अगर हमने ऐसे जैसे हम पहले रिलेटिव में एक्सेलरेशन लेके निकालते थे, तो रिलेटिव में हमने पहले इसके रिलेटिव में ए का एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर इसके रिलेटिव में इसका मतलब 1 के रिलेटिव में इसका निकाल लिया, 1 के रिलेटिव में इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो 1 के रिलेटिव में इसका एक्सेलरेशन क्या है 10, 1 के रिलेटिव में इसका एक्सेलरेशन क्या है 6। तो यहाँ से हमने निकाला, दोनों को कैंसिल आउट माइनस कर दिया, तो ए कट गया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए कट गया। तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 इक्वल टू 4, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू 4। वही जब हम यहाँ सूडो से सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ भी यही आ रहा था। यहाँ हमने कैसे सॉल्व किया था, ये इसके रिस्पेक्ट में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या देखेगा, इस पर तो देखेगा एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और क्या देखेगा कि इस पर एक सूडो फोर्स लग रहा है। सूडो फोर्स कितना लग रहा है, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है 6, तो 2 इंटू 6 सूडो फोर्स हो गया। एंड डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम का डायरेक्शन इधर है, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो यहाँ से इसने इक्वेशन लिखा 20 माइनस 12 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि ये देख रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में आएगा। तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यही हमने यहाँ नॉर्मली सॉल्व किया, तो यहाँ भी दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ से देखिए दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है, एक हमने सूडो से सॉल्व किया, एक नॉर्मली सॉल्व किया, तो दोनों सेम आ रहा है। तो इसको नोट करिए। चलिए इसमें एक पॉइंट और मैं बताता हूँ इसी के साथ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक फ्रेम है, ये A1 एक्सेलरेशन इसका इधर है एंड B1 वेलोसिटी इधर है, और एक फ्रेम है इधर, और इसका मास क्या है, इसका मास है M1, इसका मास है M2, और इसका एक्सेलरेशन A2 इधर है और वेलोसिटी B2 इधर है। तो
अगर ये इसको देखेगा, कौन किसको देखेगा, ये वाला इसको देखेगा, तो ये अगर इसको देख रहा है तो उस पर स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, ये किसको देख रहा है, ये वाला देख रहा है M1 को, ये M1 है, तो M1 पर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, वेलोसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है हमें, एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन किधर है, उस डायरेक्शन में है, तो इस पर स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और होगा कितना, M1 इंटू A2। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या इस पर स्यूडो फोर्स लग रहा है, M1 इंटू A2। तो ये देख रहा है, ये इस स्यूडो फोर्स को देख रहा है कि इस पर इतना स्यूडो फोर्स लग रहा है ऊपर वाली बॉडी पर। अब ये इस पर कितना स्यूडो फोर्स देखेगा, ये इस पर देखेगा कितना स्यूडो फोर्स लग रहा है, ये वाला, ये इस पर देख रहा है कि इधर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, इसका बॉडी M2 है, तो मास M2 इंटू A1, और ये इसका भी डायरेक्शन B से हमें कुछ लेना देना नहीं है, A1 का डायरेक्शन उधर है तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो ये बॉडी ये वाला देखेगा कि इस पर कितना स्यूडो फोर्स लग रहा है, M1 इंटू A2 इस डायरेक्शन में, और ये देखेगा कि इस पर कितना स्यूडो फोर्स लग रहा है, M2 इंटू A1 इस डायरेक्शन में, मतलब किसके अपोजिट में, जो फ्रेम का क्या था, फ्रेम का एक्सेलरेशन था। ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन हम कहाँ कर लें, अगर ये एक्सेलरेशन हम इस डायरेक्शन में कर लें A1, तो अब इस पर M2 बॉडी पर क्या लग जाएगा, स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, इस वाले के अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा, M2 इंटू A1। तो इस टाइप से आप स्यूडो फोर्स समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन है, और ये इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है स्मॉल m, ये कैपिटल M, इधर फोर्स F लग रहा है, तो इधर फोर्स F लग रहा है, और यहाँ पर कोई भी जो सरफेस है, सारे सरफेस स्मूथ हैं, मतलब फ्रिक्शनलेस है। तो ये बताना है कि कितना यहाँ पर ये F हो कि ये रेस्ट में रहे। तो रेस्ट में रहने के लिए इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, अगर ये A से आगे जाएगा तो इस पर एक पीछे की तरफ क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स ही इसको क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम में, मतलब बैलेंस पर रख सकता है कि ये चले ना। तो इसको हम दोनों फ्रेम से कर सकते हैं, आप जिस फ्रेम से करना चाहो आप उस फ्रेम से कर लो। चलो पहले हम ग्राउंड फ्रेम से कर लेते हैं, मतलब इनर्शियल फ्रेम से। तो इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा देख रहा है इसका मोशन। तो ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। पहले तो इसका ये क्या देखेगा कि इसके में एक एक्सेलरेशन आ रहा है, फोर्स F लग रहा है, सब साथ चल रहे हैं, तो एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन टोटल मास m प्लस m। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, इस एक्सेलरेशन से दोनों चल रहे हैं। अब और दूसरा पॉइंट क्या देखेगा कि इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर को आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या बनाता है, प्लेन से परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब यहाँ पर देखो ये एंगल अगर क्या है, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। फिर से देखो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो इसको इधर रिजॉल्व कर लो, तो इधर हो गया n cos थीटा, और इधर क्या हो गया, n sin थीटा। ठीक है, और एक फोर्स इस पर कौन सा लग रहा है, इधर को लग रहा है mg। तो ये क्या देखेगा कि इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, n cos थीटा इक्वल टू mg। एक इक्वेशन तो इसने यहाँ से लिख लिया। और एक ये देख रहा है जो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर n sin थीटा है, यही उसको दौड़ा रहा है किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो ये लिख लेगा n sin थीटा इक्वल टू ma। तो दो इक्वेशन इसने लिख लिया। अब यहाँ पर ये भी हम पहले भी इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं, यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा sin थीटा, मतलब n sin थीटा इक्वल टू ma, और n cos थीटा इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या आ गया,
tan थीटा इक्वल टू a बाई जी या a इक्वल टू जी tan थीटा, ठीक है, a इक्वल टू जी tan थीटा। मतलब a अगर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी tan थीटा होगा, तभी ये बॉडी नहीं चलेगा, मतलब रुका रहेगा। तो अगर यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से उठा के यहाँ जी tan थीटा, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो f इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, f इक्वल टू यहाँ हो जाएगा जी tan थीटा, तो m प्लस m जी tan थीटा, ये आ गया हमारा f। इसको हमने किस फ्रेम से किया, यहाँ वाले फ्रेम से किया, मतलब इनर्शियल फ्रेम से किया। अब चलो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर लेते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको करोगे तो ये ऐसे बॉडी है, तो यहाँ पर अब जो इसी फ्रेम में है ये क्या देखेगा, ये थीटा, ये m, ये स्मॉल m, तो भी देखेगा कि एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, और इसका एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर गया, ये थीटा हो गया, तो इधर हो गया n cos थीटा, इधर n sin थीटा, ठीक है, और इधर क्या हो गया mg। बट अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये क्या देखेगा, एक स्यूडो फोर्स इस पर लग रहा है, और स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है, ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो वो एक्सेलरेशन इनटू इसका मास, तो ma यहाँ से स्यूडो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से भी वही सेम इक्वेशन बनेगा, केवल देखने का तरीका अलग है। पहला बन गया n sin थीटा इक्वल टू ma, और दूसरा बन गया n cos थीटा इक्वल टू mg। यहाँ पर देखो ये क्या देख रहा था, ये यहाँ पर देख रहा था कि n sin थीटा इधर फोर्स लग रहा है, उसके कारण एक्सेलरेशन a इधर की डायरेक्शन में है, तो इसने n sin थीटा जो फोर्स था इक्वल टू ma किया, मतलब उस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, तो जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स एक्सेलरेशन ला रहा है। इसने क्या किया, इसने एक स्यूडो फोर्स देखा इधर लग रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब जो स्यूडो फोर्स लग रहा है उसी के इक्वल नॉर्मल रिएक्शन इधर लगना चाहिए n sin थीटा, तभी वो रेस्ट में रहेगा। तो इसने दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया है, यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल किया गया है रेस्ट के लिए, ठीक है, वो सेम आ रहा है बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल किसके लिए किए गए हैं, रेस्ट में करने के लिए। एक तो ऊपर नीचे को इसको इक्वल कर दिया रेस्ट करने के लिए, एक इसको इक्वल कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में भी इसके अकॉर्डिंग कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो उसमें भी इसने रेस्ट करवा दिया। बट यहाँ पर देखो, यहाँ इसने n cos थीटा इक्वल टू mg, ये देख रहा है कि ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा है, n cos थीटा इक्वल टू mg, ये किस लिए करवाया है, रेस्ट करने के लिए, मतलब कि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। बट ये रेस्ट के लिए नहीं करवाया है, ये किस लिए करवाया है कि इधर एक फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर n sin थीटा, और वही इसमें एक्सेलरेशन ला रहा है। कितना एक्सेलरेशन ला रहा है, a, तो इसने इसको लिखा n sin थीटा इक्वल टू ma, जबकि इनर्शियल फ्रेम से, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से दोनों डायरेक्शन में आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फोर्स इक्वलेट कर रहा था। किसके लिए, किसी भी डायरेक्शन में इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना तो वर्टिकल में ना तो हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं, क्योंकि इसी फ्रेम में ए भी है, तो इसी के साथ ए भी चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ इसने वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स इक्वल किया कि मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इसलिए फोर्स इक्वल किया, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा इक्वल टू ma किया, मतलब यहाँ पर एक हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है और वो कौन ला रहा है, n sin थीटा ला रहा है, तो उसके इक्वल टू कर दिया। बट यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स मतलब मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर इक्वेशन सेम बन रहा है, बट दोनों का थिंकिंग अलग अलग है। तो अगर इक्वेशन सेम बन गया तो वहां से भी सेम यही आंसर आएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू जी tan थीटा, एंड इसका वैल्यू पुट करोगे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस m जी tan थीटा, जो कि यहां से भी आया था, ये दोनों सेम है। चलिए इसी में जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी में एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे ब्लॉक था ये, और इस पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था। अब इसमें हम ये मान ले रहे हैं कि यहाँ एक पुली लगा हुआ है ऐसे,
और यहाँ पर m मास है, ये 1 kg, ये 4 kg, और ये सब स्मूथ सरफेस है, सारे स्मूथ सरफेस हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये सब ये दोनों ब्लॉक हमारे रेस्ट में रहे, तो उसके लिए m कितना होना चाहिए, m का वेट बताना है। तो यहाँ पर अभी हमने प्रीवियस में जो किया था वहाँ फोर्स यहाँ से लग रहा था, तो ये फोर्स यहाँ से लगे या यहाँ से लगे एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो ये टेंशन आ रहा है, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर भी वही टेंशन सेम होगा T। तो इसका वेट बताना है इसको कि ये मतलब सब पूरा सिस्टम हमारा एक साथ चले। तो यहाँ से हमें ये पता है कि एक साथ कब चलेगा, जब ये g tan थीटा से इधर चले। अभी हमने पीछे प्रूफ किया था, अगर आपको यहाँ से फिर से प्रूफ करना हो तो आप वो प्रूफ कर सकते हो कि एक हमारा नॉर्मल ऐसे आ रहा था, एक ऊपर जा रहा था, इधर क्या आ रहा था, n sin थीटा आ रहा था। अभी हमने निकाला था ये 1 kg, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, 1 kg। नॉर्मल ऐसे लग रहा था, एक ऐसे एक ऐसे, ये था n cos थीटा, an sin थीटा। तो n sin थीटा इक्वल टू, अगर इधर एक्सेलरेशन हम मान लें क्या a, तो ma एंड n cos थीटा इक्वल टू mg, ये भी हमने ये दोनों लिखा है। तो इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आया था tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, यहाँ से आ गया था a इक्वल टू g tan थीटा। मतलब ये साथ में कब चलेंगे, ये एंगल थीटा है, ये साथ में कब चलेंगे, जब इसका एक्सेलरेशन इधर को कितना हो, g tan थीटा हो। ठीक है, तो इधर एक्सेलरेशन कितना हो, जब g tan थीटा, तभी ये क्या चलेंगे, साथ में चलेंगे। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितना है, टोटल मास m, या टोटल मास ऐसे लिख लेते हैं 4 + 1, ये 4 ये 1, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन g tan, और ये एंगल भी दिया हुआ था इसमें क्वेश्चन में 30 डिग्री। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, tan 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा t इक्वल टू हो गया 5g tan 30 1/√2, तो ये हो गया 1/√3। तो ये हो गया t इक्वल टू 5g√3। तो एक इक्वेशन अब यहाँ से बना लो, ये भी कितने से नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है g tan थीटा, या a ही मान लो, अभी ये a से मान लो इधर आ रहा था, a से, a इक्वल टू ये है g tan थीटा। तो इसको भी मान लो a से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, mg माइनस t इक्वल टू ma, और mg माइनस t इक्वल टू क्या है, 5g/√3 इक्वल टू m ही हमें निकालना है, एंड a g tan 30। तो g tan 30 मतलब g tan 30। ठीक है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो mg कॉमन 1 माइनस tan 30 1/√3 इक्वल टू 5g/√3, g से g कैंसिल आउट हुआ, यहाँ m √3 - 1/√3 इक्वल टू 5/√3, ये कैंसिल आउट हो गया। m इक्वल टू 5/√3 - 1, तो ये हो गया 5/1.73 - 1, 5/0.73। इसको सॉल्व करोगे तो ये 6.84 के नियर अबाउट आता है, 6.84 kg। तो ये हमारा मास कितना रहेगा, m इक्वल टू क्या होगा, 6.84 kg। तो
तो ये दोनों सिस्टम साथ में चलेंगे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसको देखो हमने निकाला कैसे, सबसे पहले इन दोनों के लिए हमने एक कंडीशन बनाया कि ये दोनों अगर साथ में चलेंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो वो एक्सेलरेशन आया जी टेन थीटा। तो जी टेन थीटा आ गया, तो जी टेन थीटा एक्सेलरेशन, तो टोटल मास 4 × 5 टोटल मास इंटू जी टेन 30, मतलब 30 डिग्री थीटा है। तो m इंटू जी टेन 30, इसके में क्या हो गया टेंशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन ला रहा है, यही टेंशन ला रहा है। अब इस पर भी जिस एक्सेलरेशन से ये चलेगा उतने से ये नीचे आएगा, तो ये a से नीचे आ रहा है, तो mg माइनस टी, क्योंकि mg फोर्स बड़ा है, t छोटा है, तो mg माइनस टी इक्वल टू ma। यहाँ पर t का वैल्यू पुट किया, यहाँ पर a का वैल्यू पुट किया जो जी टेन 30 था, तो दोनों का वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो m इक्वल टू क्या आ गया 6.84 kg। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए कुछ हम इस टाइप वाले क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो ये एक लिप टाइप का कुछ है, ये पुली से पास हो रहा है, और इसने इसको पकड़ रखा है। इसका जो मैन है इसका वेट है 50 kg, इसका वेट हम मान लेते हैं 10 kg, और ये मान रहे हैं कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, और उस समय इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, यहाँ पर n नॉर्मल रिएक्शन n निकालना है, और टेंशन t निकालना है। तो ये टेंशन t हो गया, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 2t, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे जो हमारा फोर्स लग रहा है टोटल, जिसको ये बैलेंस किया हुआ है 50 + 10, तो 50 + 10 इंटू जी 10, तो 2t इक्वल टू कितना हो गया 60 × 10 600, मतलब t इक्वल टू 300 न्यूटन। तो इसने फोर्स कितना लगाया 300 न्यूटन, और ये पूरा सिस्टम बैलेंस है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, अगर ये ऊपर फोर्स ना लगा रहा होता तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता 500 न्यूटन 50 × 10, बट अब 300 ये ऊपर लगा दे रहा है, तो अब नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा 500 - 300 इक्वल टू 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन इसका फोर्स आ गया, इसका फोर्स आ गया 200, मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन आ गया, और ये टेंशन कितना लगा रहा है 300 न्यूटन। तो यहाँ इसका प्रॉफिट हुआ या घाटा हुआ, अगर ये इसको खुद को अपने आप बैलेंस रखना होता किसी स्ट्रिंग पर, ऐसे इसको बैलेंस रखना होता लटक के, तो इसको टोटल कितना फोर्स लगाना पड़ता 500 न्यूटन, बट अब कितना लगाना पड़ रहा है 300 न्यूटन, किससे पुली के कारण, जबकि 10 किलो का वेट ये अलग से और लेके रखा है। अगर वैसे इसको टोटल कितना वेट, अगर टोटल कितना 60 kg अगर इसको वेट रोकना होता तो इसको रोक ही नहीं पाता, इसके वेट से ज़्यादा हो जाता, जबकि यहाँ पर ये 300 न्यूटन लगा के 60 kg के वेट को इक्विलिब्रियम पर रखा है। ये मैक्सिमम अगर लटक भी जाए तो कितने फोर्स को इक्विलिब्रियम में रखता है, केवल 50 kg को, और उसमें भी टेंशन आ जाता 500 न्यूटन। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट का काम है, क्यों, क्योंकि इसने पुली लगा दिया। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे में, कई लोगों ने रियलाइज किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, तो इस बार रेलवे से सफ़र करना तो ये देखना, रेलवे के जो वायर रहते हैं उसको टाइट करने के लिए पुली का यूज किया जाता है, और ये पुली कुछ इस टाइप का बना होता है। ऐसे एक पुली यहाँ पर होता है, और ये पुली जो वायर टाइट करना होता है यहाँ से कनेक्टेड होता है, ऐसे इस वायर को टाइट करना होता है। तो ये पुली जो कनेक्ट होता है वो कुछ इस टाइप से कनेक्ट होता है कि इसको यहाँ से बढ़ा के इस पुली पर जाता है, और ये यहाँ से, ये दोनों सेम इसमें रहता है, इतना बनाने में सही से बन नहीं रहा है, ये इस पर घुमा के गया, और एक पुली यहाँ और लगा रहता है, ऐसे
एक पुली यहाँ पर और रहता है और ये इस पर से होकर ऐसे आता है, और यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बेट, कई बेट यहाँ पर लटकाए रहते हैं ऐसे। तो इस टाइप का ये थोड़ा सा और ऊपर होता है तो ये सीधा थोड़ा दिखने लगता है। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल होता है सब। ये ऐसे आया, इधर से ऐसे गया, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वायर, इसको टाइट करने के लिए इस टाइप का सिस्टम बनाया जाता है। 3 पुली यहाँ पर लगाए, कहीं कहीं और भी ज़्यादा लगा दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर बेट लटकाए रहते हैं तो ये बेट इसको हमेशा टाइट किए रहते हैं। अगर इसको ऐसे टाइट करके छोड़ा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि ये ढीला भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये मान लो ढीला होगा तो ये बेट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से इसको टाइट कर लेगा। बट यहाँ पर फ़ायदा देखो क्या होता है, जैसे इसको प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 300 न्यूटन लगा के ये 600 न्यूटन को रोके हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक पुली लगा दिया गया। तो यहाँ पर देखो अगर इसका बेट कुछ होगा तो यहाँ पर टेंशन क्या आएगा, टी। 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 तो यहाँ टेंशन टी लगाया तो यहाँ पर टोटल इस वाले वायर पर कितना टेंशन आ रहा है, 3T। तो यहाँ से टेंशन कितना मिल गया, 3T। मतलब इस वाले बेट से टेंशन T लग रहा था बट वहाँ पर पुली लगाने से कितना टेंशन मिल गया, 3T। मतलब ये इक्वल टू 3T नहीं होता है क्योंकि यहाँ पुली में कुछ ना कुछ बेट होता है, इस स्ट्रिंग में भी कुछ ना कुछ ये मतलब लोहे का तार टाइप का होता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ बेट होता है। तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है बट नियर अबाउट T के रहता है क्योंकि बहुत लाइट टाइप का ये जो पुली बना होता है ये लगता है। तो कभी भी रेलवे से सफ़र करना तो ये वाला सिस्टम देखना, वहाँ टेंशन बढ़ाने के लिए इस टाइप के पुली का यूज किया जाता है। और ये पुली होता क्या है, मतलब ये बेट यहाँ पर लटकाया रहता है, ये इसका मास कुछ होता है M1 M2 ऐसे बेट लटकाए रहते हैं। तो यहाँ पर जब टेंशन T हुआ तो यहाँ से इसमें 3T का टेंशन आ गया। ऐसे ही और इसको एक पुली और बढ़ा दो तो और टेंशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर पुली देखो कितना था, एक पुली था तो ये 300 न्यूटन यहाँ पर आ रहा था, ये भी 300 न्यूटन आ रहा था। तो अगर यहाँ पर टेंशन देखना हो तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। यही इस 600 न्यूटन को बैलेंस कर रहा था, इस 600 न्यूटन को यही बैलेंस कर रहा था। बट इसको वेट कितना लगाना पड़ रहा था, 300 न्यूटन। ऐसे ही रेलवे में होता है, टी फोर्स लगा के 3T से वायर को टाइट कर देते हैं, और अगर पुली का और यूज कर लें तो और ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। अब ये सिस्टम हम मान ले रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड उसे ऊपर जा रहा है, A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर जा रहा है। तो अब भी वही दोनों पॉइंट हमें बताने हैं, क्या क्या बताना है, टेंशन बताना है एंड यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो चलो इसको हम फिर से बना लेते हैं। कुछ इस टाइप का हमारा सेटअप था, ये ऐसे। तो अब फोर्स ऊपर को कितना लग रहा है, T, ठीक है, और नीचे को फोर्स कितना लग रहा है, वही 600। चलो ठीक है, 600 mg नीचे को फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पर देखना चेंज क्या हो जा रहा है, पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो अब इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2T - 600, ये इस सिस्टम पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स हो गया। 2T ऊपर को, नीचे 600, मतलब 50 + 10 के दोनों के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो 600 इक्वल टू टोटल ऊपर एक्सेलरेशन कितने मास का है, 50 + 10 इंटू 50 + 10 इंटू 2। तो ये हो गया 2T = 600 + 60 इंटू 2 120। तो 2T = क्या हो गया, 720। तो T = 360 न्यूटन। तो अब देखो टेंशन इसको बढ़ाना पड़ा, पहले 300 न्यूटन था, अब कितना हो गया, 360 न्यूटन 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाने के लिए। अब नॉर्मल रिएक्शन का बात करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए इसका फिर एक बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, किसका,
जो मैन था। वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत होता फ्री बॉडी डायग्राम का, बट बना लेते हैं। तो ऊपर कितना टेंशन लगा, T मतलब 360, नीचे कितना लग रहा है इसका नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg कितना लग रहा है 500। तो n इन दोनों का क्या हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पर एक ऊपर को T लगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो n प्लस 30 ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स 500। तो यहाँ से n कितना आ गया, नहीं लेकिन इसमें मूवमेंट भी तो हो रहा है, ऊपर को मूवमेंट हो रहा है, तो ऊपर को टोटल फोर्स कितना हो गया n प्लस 360, नीचे को फोर्स माइनस 500। ये इस बॉडी पर, इस मैन पर टोटल फोर्स हो गया, बट इसके लिए इस पे मूवमेंट भी हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है कितने वेट का, 50 kg का, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया n प्लस 360 इक्वल टू 500 प्लस 100। तो ये हो गया n इक्वल टू 600 माइनस 360। तो n इक्वल टू क्या हो गया 240 न्यूटन। तो n देखो, n पहले क्या था, नॉर्मल रिएक्शन पहले कम लग रहा था, 200 न्यूटन लग रहा था, अब कितना लगने लगा 240 न्यूटन लगने लगा। जब ये ऊपर जा रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ गया एंड टेंशन भी बढ़ गया। टेंशन कितना बढ़ गया 360 हो गया, मतलब पहले 300 न्यूटन लग रहा था, अब इसको कितना लगाना पड़ रहा है 360 न्यूटन, 360 न्यूटन। और ये मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है, मैक्सिमम अपने बॉडी के इक्वल फोर्स लगा सकता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये मतलब टोटल कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, टोटल कितना फोर्स लगा दो, टोटल फोर्स लगा दो 300 न्यूटन, तो 500 न्यूटन, तो टोटल 500 न्यूटन फोर्स लगा दोगे तो उससे अभी हम कितना ऊपर फोर्स कितना लगा रहे हैं 360 लगा रहे हैं, तो 2 से चल रहा है, तो 360 की जगह कितना लगा दो 500 लगा दो, 500 लगा दो, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो, इस टाइप से आप क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बट इसको हमने क्या बताया था, इसको हम 2 लाइन में करने का भी तरीका जानते हैं। किस टाइप से कि अगर रुका हुआ है तो टोटल फोर्स नीचे कितना लग रहा था 600, ऊपर 2t, तो 2t इक्वल टू 600 मतलब t इक्वल टू 300। ऐसे ही यहाँ देखना होता टोटल ऊपर को फोर्स कितना लग रहा है, मतलब टोटल ऊपर को एक्सेलरेशन कितना है 2, तो टोटल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 प्लस 2 12। तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर का फोर्स 2t लग रहा था, तो 60 इंटू 12 एक लाइन में हो गया। तो यहाँ से 2 से ये 30, तो t इक्वल टू 360 न्यूटन। ये एक लाइन में हमने सॉल्व कर दिया रिलेटिव से, रिलेटिव एक्सेलरेशन लेके। तो अगर t हमारे पास मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन पर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस टाइप से स्यूडो फोर्स का थोड़ा सा हमें फीलिंग आ रहा है, बट स्यूडो फोर्स मतलब बस वाला जो हमने एग्जांपल दिया था वहाँ से आपको अच्छे से फील हो रहा होगा। स्यूडो फोर्स क्वेश्चन को आसान करता है। ठीक है, स्यूडो फोर्स किसी भी टफ क्वेश्चन को इजी कर देता है। तो जब हम फ्रैक्शन फोर्स पढ़ेंगे उसमें स्यूडो फोर्स के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, वहाँ आपको स्यूडो फोर्स और क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने कहीं भी फ्रैक्शन का बात नहीं किया है। नेक्स्ट टर्म पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विदाउट फ्रैक्शन, उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसको मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।